तुम्हारी अमानत, नौजवां हो के तुम मांग लेना, है मेरा दिल तुम्हारी अमानत, नौजवां हो के तुम मांग लेना, है बहुत कीमती चीज ये दिल, आप हंस के ये क्या मांग बैठे, कैसे संभलेगा, कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल, हाय नादान ये क्या मांग बैठे, बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल मेरा मांग बैठे. So now without wasting any further time, let's begin the revision notes marathon of legal aspects of business. इस नोट्स में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड नहीं है. सो इसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में या तो कवर करें, अगर नहीं कवर कर पाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा. ठीक है, वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है तो इतना सब कुछ एक साथ कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड वैसे भी ये रिवीजन नोट्स स्पेसिफिकली मेरे लिए है, एंड कोई अगर बेनिफिट उठाना चाहता है तो मस्ट एंड मोस्ट वेलकम. सो स्टार्ट करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, आसान भाषा में लॉ. ठीक है, तो अब हम लोग लॉ पर आ गए हैं, लॉ के मैराथन के ऊपर. लेट्स बिगिन. पहला जो एक्ट स्टार्ट करे वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी एक्ट स्टेब्लिश हुआ था, मतलब आया था, केम इनटू फोर्स ऑन 2008. ठीक है, पास हुआ था 12 दिसंबर 2008 को, एनेक्ट हुआ था 7 जनवरी 2009 को, एंड केम इनटू फोर्स 31 मार्च 2009 को. ठीक है, तो जब भी कोई एक्ट का जो डेट होता है उससे एक साल के बाद ही वो फोर्स में आता है. तो 31 मार्च 2009 को आया था एलएलपी एक्ट. तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहला तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपिचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं है, राइट एंड ड्यूटीज जो गवर्न है वो है एलएलपी एग्रीमेंट में के द्वारा, पार्टनर्स नॉट लाइबल फॉर मिसकंडक्ट ऑफ अदर पार्टनर, अदर पार्टनर का मिसकंडक्ट नहीं कर सकता है कोई भी पार्टनर, बॉडी कॉर्पोरेट है, हाइब्रिड है, मतलब जो इसका फ्लेक्सिबिलिटी है वो पार्टनरशिप वाला है, प्लस स्ट्रक्चर जो है वो है कंपनी वाला एंड इजी टू फॉर्म है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ द एलएलपी एक्ट कंटेन्स 14 चैप्टर्स, इसमें 14 चैप्टर्स है, 81 सेक्शंस है और 4 स्केड्यूल्स हैं. तो 4 स्केड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं. स्केड्यूल 1 में है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, स्केड्यूल 2 में है कन्वर्जन ऑफ फर्म इंटू एलएलपी, स्केड्यूल 3 में है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इंटू एलएलपी, एंड लास्ट स्केड्यूल 4 में है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंटू एलएलपी. आगे बढ़ते हैं. हु कैन बिकम ए पार्टनर. ठीक है, कौन इसमें पार्टनर बन सकता है एज पर सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट. इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. और कौन नहीं बन सकता है, कैन नॉट बिकम पार्टनर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन सोल, माइनर अनसाउंड पर्सन और इंसॉल्वेंट. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एज पर सेक्शन 7 डीपीएन, मिनिमम 2 डीपी इज रिक्वायर्ड, 2 डीपी होना चाहिए. एटलीस्ट वन मस्ट बी ए रेजिडेंट इन इंडिया, एक रेजिडेंट इन इंडिया होगा, एंड दे रिक्वायर डी पिन. ठीक है. Minimum number of partners as per section C6 is 2 partners. In general also there is minimum of 2 partners required. Maintain books of accounts in cash or accrual basis. Statement of acts and solvency forms, annual return as per section 5 form 11, filed within 60 days of financial year end. स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, कैसे क्या क्या स्टेप्स है अगर
कोई चाहता है एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना तो ऑब्टेन सबसे पहले डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर डी पिन फॉर ऑल पार्टनर्स, designated partners identification numbers, preparation of documents for incorporation of LLP, then drafting and filing agreement, then receive certificate of incorporation, then post incorporation compliances, for example DIN application and apply for PAN 10 and GST. ये स्टेप्स थे. वाइंड अप कैसे होगा एलएलपी का? वाइंड अप ऑफ एलएलपी आर ऑफ टू टाइप्स, ए वॉलेंट्री, बी कंपल्सरी वाइंड अप ordered by NCLT. Compulsory wind up ordered by NCLT when मैंने एक तो वॉलेंट्री हो सकता है वाइंड अप, दूसरा है कंपल्सरी. तो वॉलेंट्री का पहले प्रोसेस देख लेते हैं कैसे वॉलेंट्री लिक्विडेशन होता है. फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंसॉल्वी प्रोफेशनल, as liquidator, identification of an insolvency professional as liquidator जो कि known as insolvency professional, then designated partners meeting, then partners meeting, filing of resolution with registrar of company and IBBI. इतना करने के बाद वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो जाएगा एलएलपी का. देन फिर अब कंपलसरी आता है कि कंपलसरी एलएलपी का वाइंड अप कैसे होता है. सो पहला तो एलएलपी हैज़ लेस देन 2 पार्टनर्स फॉर 6 मंथ, 6 महीना से उसके पास 2 से कम पार्टनर है एलएलपी में. एलएलपी इज़ अनेबल टू पे डेट्स, एलएलपी एक्ट अगेंस्ट sovereignty and integrity of India, LLP default in filing Form 8 and Form 11 for 5 consecutive years. Tribunal considers it just and equitable. ठीक है, तो ये कोई भी कंडीशन होने से कंपलसरी वाइंड अप करना पड़ेगा एलएलपी. आगे बढ़ते हैं. आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 came into force on 12th October, which is my birthday, 2005. This year is not my birthday. ठीक है, this date is my birthday, 12th of October. I won't reveal my year. So 12 अक्टूबर 2005 को आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. इसका जो बेसिक मुद्दा था वो था कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन. RTI request must be in writing or electronic, addressed to Public Information Officer, which is known as PIO. Fees is ₹10, photocopy ₹2 per page, and below poverty line individuals need not to pay fees. If they want floppy or disk type of information, then ₹50 per disk. Next, what is public authority as per section 2 clause H? Any authority or body established by the Constitution of India, created by Parliament or state legislature, established by government notification or order, owned, controlled or substantially financed by central government and state government. NGOs that are substantially financed by government, so they all are considered as public authority. अब इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन मतलब एनी मटेरियल इन फॉर्म, ठीक है, इन एनी फॉर्म, कोई भी मटेरियल कोई भी फॉर्म में, एक्सेप्ट PIO's पर्सनल ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशंस, ठीक है, वाई हाउ, तो ये सब इन्फॉर्मेशन में नहीं आएगा. PIO मतलब सीनियर ऑफिसर टू रिसीव एंड प्रोसेस RTI एप्लीकेशंस. ड्यूटीज़ क्या होता है PIO का? रिसीव RTI एप्लीकेशंस, असिस्ट करना एप्लीकेंट को, ट्रांसफ़र करना एप्लीकेशन को विद इन 5 days, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना विद इन 30 days, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना विद इन 48 hours ऑफ लाइफ लिबर्टी इन्वॉल्व. अगर लाइफ और लिबर्टी इन्वॉल्व है तो 48 hours का टाइम है, अदरवाइज 30 days का. देन गिव रिटर्न रीजंस फॉर रिजेक्शन. अगर रिजेक्शन होता है तो रिटर्न रीजंस देना पड़ेगा कि वाई द एप्लीकेशंस वे आर रिजेक्टेड. देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड.
जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मांगा गया है उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पीआईओ का काम है। मेंटेन आरटीआई रिकॉर्ड्स एंड फीस, देन अवॉइड डिलेज पेनल्टी इफ डिले। ठीक है, तो ये सब ड्यूटीज था पीआईओ का। आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट, किसमें मतलब कौन कौन से इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है आरटीआई एक्ट में। तो विच अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से अगर कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो फिर वह एग्जेम्प्ट होगा, नहीं बताया जाएगा, रिवील नहीं किया जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सोवर्जिनिटी इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट, ट्रेड सीक्रेट्स और आईपीआर, इंफॉर्मेशन डेट रिस्क लाइफ, कैबिनेट पेपर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन लेट्स टॉक अबाउट सम अपील। फर्स्ट अपील एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, फेल टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, अगर फेल कर जाता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में, देन इसका टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज, और इसका डिसीजन एफएए इसका जो डिसीजन है वो विद इन 30 से 45 डेज। सेकेंड अपील होगा फाइल टू सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी और एसआईसी, टाइम लिमिट विद इन 90 डेज। पेनल्टी है पीआईओ डिलेस गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिफ्यूजेस, अगर डिले कर रहा पीआईओ, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा, रिफ्यूज़ कर रहा, बताना वाला कर रहा, तो पेनल्टी अमाउंट है 250 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 25,000 तक जा सकता है। कमीशन में रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन टू। नेट जून 26, नेट रिकॉर्ड करते समय हो सकता है कि अभी घर में रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन हो सकता है जब देखने का बारी आएगा तब ये वीडियो शायद ट्रेन में देख रहे होंगे, या फिर शायद कहीं किसी के घर में देख रहे होंगे। से इमोशनल कनेक्शन है। वी वांट नेट इन जून 26। लेट्स गो। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हम लोग का आईपीआर का। जस्ट चेंज द कलर। आईपीआर, intellectual property rights. IPR refers to creation of human mind, invention, artistic works, brand names, design, symbol, etc. Legal right to protect. It encourages innovation, protect creators, economic growth, and promotes research and development. इससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विपो डब्ल्यू भी बोलते हैं, ग्लोबली बॉडी अंडर यूएन दैट प्रमोट्स आईपीआर प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड, लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा है स्विट्ज़रलैंड में। इंडिया जो ज्वाइन किया था विपो को वो 1975 में किया था। रैंकिंग है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। कलर अच्छा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे, कैसे संभलेगा। पेटेंट आईपीआर का ही इसमें आता है। पेटेंट का जो वैलिडिटी होता है वो 20 साल का होता है। पेटेंट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू एन इन्वेंटर फॉर ए न्यू इनोवेशन, प्रोडक्ट और सर्विस एक्सेट्रा। रिक्वायरमेंट कुछ न्यू होना चाहिए, इन इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल कोविड का वैक्सीन हो गया या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया तो उसमें पेटेंट कराया जाता है। यानी द कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957 तीन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 13, 14, 22। 13 में वर्क्स इन विच कॉपीराइट एग्जिस्ट, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स, ड्राइंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब में कॉपीराइट लगता है। मीन सेक्शन 14 है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, एक्सक्लूसिव राइट्स, रिप्रोड्यूस, पब्लिश, अडेप्ट, ट्रांसलेट। ठीक, मतलब ये मीनिंग बोल रहा है। देन है सेक्शन 22 टर्म्स ऑफ कॉपीराइट, 60 मोर देन 60 ईयर्स या मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स का हो सकता है। देन द ट्रेड मार्केट एक्ट 1999 प्रोटेक्ट्स ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल, साउंड, कलर एक्सेट्रा।
सेक्शन 9 एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल, जेनरिक, नॉन डिस्टिंक्टिव, डिसेप्टिव, इमोरल एक्सेट्रा। सेक्शन 159 जो है वो वैलिडिटी का बात करता है 10 साल का। जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो है ये कि टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, कितना कौन स्ट्रॉन्ग है कितना कौन वीक है। तो पहला है फैंसीफुल कॉइन, जो वर्ड से रिलेट करता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। जैसे कोडक, ये जो लिखा हुआ है ये ट्रेडमार्क किया हुआ है। जेरोक्स, स्पॉटिफाई, इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आर्बिट्रेरी मतलब कॉमन वर्ड्स जो अनरिलेटेड है गुड्स और सर्विस से, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे एप्पल, इसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। सजेस्टिव, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बट नॉट डायरेक्टली डिस्क्राइब, ठीक है, डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं करता है, नहीं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बताता है। ये भी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ ट्रेडमार्क है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, तो इसको रजिस्टर कर सकते हैं। देन डिस्क्रिप्टिव, तो क्वालिटी भी बताता है और डायरेक्टली डिस्क्राइब भी करता है, तो ये जनरली वीक कैटेगरी में आता है। जैसे क्रीमी आइसक्रीम, ओनली इफ सेकेंडरी मीनिंग इज प्रूवन, तभी ये रजिस्टर हो सकता है अगर इसका दूसरा जो मीनिंग है वो प्रूव हो सके। जेनरिक, कॉमन नेम ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कैन नॉट आइडेंटिफाई ए सोर्स, ये तो इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। जैसे सॉल्ट, अब सॉल्ट का क्या कोई ट्रेडमार्क होगा, टाटा का हो सकता है, लेकिन सॉल्ट का ये वर्ड का खुद का नहीं होगा। रजिस्टर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। देन नेक्स्ट थोड़ा बात करते हैं द डिज़ाइन एक्ट 2000 के बारे में। वैलिड है 10 साल प्लस 5 ईयर एक्सटेंशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 में आया था, ये डेट ध्यान रखना पड़ेगा। डिज़ाइन एक्ट 2000, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। मतलब ये है PPVFR, ये आया था 2001 में। नेशनल आईपीआर पॉलिसी ये 2016 में ऑब्जेक्टिव्स दिया था कि ये क्या क्या प्रमोट कर रहा था। आईपीआर अवेयरनेस, जनरेशन ऑफ आईपीआरस, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आईपीआर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआर, एनफोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन। ये नेक्स्ट जो एक्ट है वो है हम लोग का कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन तो हर जगह है, नेट का एग्ज़ाम में, 10 12 कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, हर जगह कंपटीशन। सो कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में। 2002 में आया था कंपटीशन एक्ट। इट इज़ ए सिचुएशन इन ए मार्केट in which firms or seller for the buyers patronage in order to achieve a particular business objectives such as profit, sales, etc. Here firm competes is equal to buyers का फायदा, profit for buyers. Initiated through articles 38 and 39, firstly enacted as MRTP Act, that is that stands for Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 by दत्त कमेटी, संजय दत्त कमेटी। थोड़ा सा इवोल्यूशन इसके बारे में देखते हैं। 1969 में एमआरटीपी एक्ट आया, ठीक है। देन फिर 1984 में साचार कमेटी का गठन हुआ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एमआरटीपी एक्ट। देन इन 1991 वी ऑल नो दैट implication of LPG, liberalization, privatization and globalization in 1991. Then 1st of January 1995, establishment of World Trade Organization. Then in December 96, वर्क ऑन न्यू कंपटीशन लॉ। यहाँ से जो लॉ की जो लॉ थी वो स्टार्ट हो गया। लॉ की जो लॉ है, फायर कंपटीशन लॉ के बारे में चर्चा बातचीत बनाना है, ये सब स्टार्ट हो गया। Then in 1999 MRTP replaced with competition bill, और 13/1/2003 को कंपटीशन बिल जो है वो बन गया कंपटीशन एक्ट 2002। और लास्ट जो अमेंडमेंट आया है टिल डेट वो आया था 11 जनवरी 2023
कुछ पिलर्स है कंपटीशन एक्ट के, और वो पिलर्स भी है, साथ साथ स्कोप या फिर फोकस भी है इस एक्ट का। सेक्शन 3 जो बात करता है कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन 4 बात करता है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में। सेक्शन 5 बात करता है रेगुलेटर्स कॉम्बिनेशन, दैट इज मर्जर प्लस एक्विजिशन। इसमें जो एक रोल प्ले होता है वो है सीसीआई का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 49 डील्स विद अंडरटेक कंपटीशन एडवोकेसी। जो एक्सक्लूड है इससे कंपटीशन एक्ट में, जो एक्सक्लूड है और इम्पोर्टेंट भी, दोज राइट प्रोटेक्टेड एज आईपीआर एग्रीमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट्स। तो आईपीआर और एक्सपोर्ट्स इसमें एग्जेम्प्ट या एक्सक्लूड है। अब जो 80% जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट: फैसिलिटेट एंड फोस्टर कंपटीशन, establish a commission to prevent practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition in market, protect interest of consumer, ensure freedom of trade in Indian market। बस इतना याद रखना है, एक नंबर तो पक्का है यहाँ से। फिर सेक्शन 3 जो बात करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या है? एक हार्मफुल फॉर इंडिया देन इट इज़ नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो इंडिया के लिए हार्मफुल है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। अब ये भी दो टाइप का है, हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉराइजॉन्टल मतलब सेम लेवल एग्रीमेंट, वर्टिकल मतलब एग्रीमेंट इन सप्लाई चेन, ऊपर नीचे भी हो सकता है। वर्टिकल मतलब ऊपर भी और नीचे भी। जो हॉराइजॉन्टल एग्रीमेंट है उसका टाइप है प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट, फैसिलिटेटिंग प्रैक्टिसेस, क्वाइट लाइफ एग्रीमेंट, ग्रुप बॉयकॉट्स, ट्रेड एसोसिएशंस। और जो वर्टिकल में है वो है टाई इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डीलिंग एजेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, रिफ्यूज़ल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अब इंक्वायरी है सीसीआई का अंडर सेक्शन 29 बेस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ बैरियर्स एंड कंज्यूमर्स ओरिएंटेड। मतलब ये दोनों इंक्वायरी में आता है सीसीआई का, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स एंड कंज्यूमर्स ओरिएंटेड। In case of anti-competitive activities by a firm, the CCI imposed a penalty of maximum 10%, 10%, 10%, 10% का penalty of average turnover या फिर income of the firm of 3 preceding financial years। ये हो गया कंपटीशन एक्ट। और आज जो लास्ट में डिस्कस करेंगे वो आईटी एक्ट तक ही रहेगा, और सिर्फ ये दिखा देंगे क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, क्योंकि ये मेरा पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ एक ऊपर ऊपर ओवरव्यू देख लेंगे। चलिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था। ऑब्जेक्टिव है लीगल रिकॉग्निशन, प्रमोट ई कॉमर्स, फैसिलिटेट ई कम्युनिकेशन, प्रोटेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स, रेगुलेट इंटरमीडियरीज, प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, ई बुक कीपिंग एक्सेट्रा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटी एक्ट 2000 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, डजेंट अप्लाई टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट चेक। चेक में, चेक को छोड़ के हर जगह मतलब चेक में ही सिर्फ अप्लाई होगा, बाकी कहीं अप्लाई नहीं होगा। अगर एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का बात करें, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट डीड्स, विल्स अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, सेल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो ऊपर नीचे वाला नोट्स है वो अन अकेडमी का राघव वाधवा सर का है, इसलिए मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं। इनफैक्ट मैंने जितने भी अभी मैराथन्स कवर किए उन्हीं के क्लासेस से या उन्हीं के मैराथन से कवर किए, जो सीखा उनसे, जो पहले मेरा नॉलेज था जो उनसे सीख के मेरा नॉलेज है, दोनों कंबाइंड करके। तो कुछ अमेंडमेंट्स भी हुआ 2023 में। जन विश्वास एक्ट के नाम से 30 नवंबर 2023 को आया। सेक्शन 66A में रिमूव कर दिया गया ऑफेंसिव मैसेज, सेक्शन 66A को रिमूव कर दिया जो कि था ऑफेंसिव मैसेज वाला। 5 ऑफेंसेस
decriminalized such as section 72 applies to disclosure of information without consent. Earlier up to 2 year imprisonment, फाइन 1 लाख, और अभी जो सिविल पेनल्टी अप टू 25 लाख तक है. सेक्शन 72A अप्लाइज टू रॉन्गफुल डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डेटा ड्यूरिंग लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट. पहले 3 साल जेल था, 5 लाख का फाइन था, अभी 25 लाख तक फाइन हो सकता है. सेक्शन 33 फेलियर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू सरेंडर इट्स लाइसेंस आफ्टर डे सस्पेंडेड और रिवोक. पहले 6 महीना जेल था, 10,000 तक फाइन था, और अभी 5 लाख तक का फाइन है. तो ऐसे करके बाकी भी है. याद जो एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है आईटी एक्ट में, वो ऑफेंसेस और उसका पेनल्टी. ये जो स्लाइड है, ये जो मतलब जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी. सेक्शन 65 टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, 3 साल का जेल, फाइन 2 लाख या फिर दोनों. सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस. ठीक है, तो इसको एक बार एग्ज़ाम से जाने से पहले ये पूरा इसको गो थ्रू करेंगे. हो सकेगा तो हम इसको अभी अपने रूम के आसपास चिपका भी लेंगे. सेक्शन 66 भी डिसऑनेस्टी. 66C आइडेंटिफाइड थ्रेट, चीटिंग बाय पर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर. 66D, E, F ऐसे करके 74 तक है. और ये एग्रीमेंट तो पता ही आ गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद ये एनफोर्सिबिलिटी, स्कोप, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल एलिमेंट्स. तो यहाँ यह सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. एनआई एक्ट. और इसको एक बार देख लेते हैं. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन. सेक्शन 4 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का. सेक्शन 2 क्लॉज 7 है गुड्स का. सेक्शन 12 है कंडीशन का. 12 3 है वारंटी का. ठीक है, 2 के बाद ही है, मतलब कंडीशन के बाद ही वारंटी है. सेक्शन 16 कैवेट एम्प्टर. इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर. 27 28 30 है सेल बाय नॉन ऑनर्स. 33 से 39 तक डिलीवरी का. 45 अनपेड सेलर का. 64 है ऑप्शन सेल का. तो फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं. और नेक्स्ट जो मेरा मैराथन होगा वो मिनी मैराथन होगा. किसका? काउंटिंग का. जिसमें मेरा जो वीक एरिया है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद करना, मार्जिनल कॉस्टिंग को रिवाइज एक बार करना, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को रिवाइज करना. तो ये 3 ही सिर्फ उस मैराथन में रहेगा, बाकी सब तो पढ़ते पढ़ाते आए हैं काफ़ी सालों से, तो हो जाना चाहिए. तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में. थैंक यू सो मच. जून 26 में नेट चाहिए.